नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना सरोही। पीएम मोदी साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तय कर चुके हैं और इसी कड़ी में अब अगली पीढ़ी के सुधारों की समीक्षा भी की जाएगी। पीएम मोदी का साफ निर्देश है कि आम जनता से जुड़े मामलों में कोई ढिलाई या पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। लिहाजा आज केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिवों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में सचिव अपने अपने मंत्रालयों के कामकाज, सुधारों की प्रगति का पूरा ब्यौरा पीएम मोदी के सामने पेश करेंगे। इस बैठक में टॉप नौकरशाहों को बताना होगा कि बिजनेस और जनजीवन को आसान बनाने के लिए उन्होंने सरकार के सुधार एजेंडे को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। तो अधिकारियों की भी अग्नि परीक्षा होने वाली है, क्योंकि आज जब ये मीटिंग होगी तो न केवल समीक्षा की जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा, बल्कि पीएम मोदी की ओर से निर्देश भी दिए जाएंगे कि जो सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं उनको लेकर किस तरीके से विभागों की ओर से काम हुआ है, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जाए। और ऐसे में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर ली जाए, ईज ऑफ लिविंग की बात कर ली जाए, इस तरह की सभी योजनाओं को लेकर भी आगे चर्चा होगी। किस तरीके से अभी तक इस पर काम हुआ है और कैसे सरकार का जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचने के लिए काम किया जा रहा है, इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। नवीन दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है। नवीन जी, पीएम मोदी आज बैठक करने वाले हैं, विभागों के सचिवों के साथ उनकी मीटिंग होगी और कहा जा रहा है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जितने भी अभी तक बड़ी योजनाएं चल रही हैं, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या फिर ईज ऑफ लिविंग की बात हो, पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी ये योजनाएं हैं। किस तरीके से इन पर काम हुआ है और रफ्तार को आपको लगता है कि अब गति बढ़ाने की बात कही जाएगी? वंदना जी, निश्चित तौर पर देखिए, गति बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत में एक बड़ी आबादी का देश है, उस अनुपात में अगर आप कंपैरिजन करें तो ये गति नहीं, बहुत धीमी रफ्तार से विकास का कार्य चल रहा है। जनसंख्या के अनुपात में आपके पास जो ट्रेंड, ये कह लीजिए पढ़ा लिखा ब्रेन है, हाँ। उसका प्रयोग आप कर नहीं पा रहे हैं, उसको आप काम नहीं दे पा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है, जो योग्य प्रतिभाएं आपके देश के अंदर हैं बाहर जा रही हैं, पलायन कर रही हैं, उनको रोकना एक बड़ी चुनौती है। उनको रोकना चाहिए, उनके लिए अवसर पैदा करने की आवश्यकता है। हाँ। इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस तरीके से हो रहा है, देखिए ऐसा बड़े निवेश आप ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पूरे देश में आप लाइए, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन छोटे निवेश, OEMs, इनको भी तो बढ़ावा दीजिए। आपने MSME का एक बहुत अच्छी योजना आप लेके आए हैं, लेकिन क्या वो जमीनी धरातल पर उतनी सहजता और सरलता के साथ उतर पाई है जितनी उसकी गीत गाए जाते हैं? हाँ। ये एक बड़ा प्रश्न है। आपका पेपर वर्क इतना ज्यादा है, ऑनलाइन करने के बावजूद भी आपने इतनी ज्यादा कंडीशंस लगा रखी हैं कि उससे क्या होता है कि इंस्पेक्टर राज कायम हो गया और आप 2047 में विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पर बहुत बड़ा चिंतन करने की जरूरत है। आपके पास बड़े विशेषज्ञ हैं, सरकार आपकी है, पूर्ण बहुमत की आपके पास सरकार है। आज की तारीख में सपोर्ट जो लोग दे रहे हैं वो अच्छी बात है। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, उस पर भी निश्चित तौर पर आपको कुछ अपने पार्टी के जो मंत्री हैं उनको हटाना पड़ेगा। नीतीश कुमार हैं, TMC से 20 सांसद आए हैं, शिवसेना के आए हैं, इन सबको भी एकोमोडेट करना है। 7-8 मंत्री बनाए जाएंगे, कुछ हटाए जाएंगे। ये एकाधिकार प्रधानमंत्री का है। मुझे लगता है कि अगर वास्तव में सच्ची भावना के साथ आप इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, 2047 तो बहुत दूर की बात है, अगले 5 साल में कर सकते हैं। लेकिन पिछले 12 साल में हम लोग देख रहे हैं, पिछले 12 साल में अगर आप उस कंपैरिजन को देखें 2047 के और पिछले 12 साल की कंपैरिजन को देखें, तो क्या पिछले 12 साल में देश ने उतनी प्रगति करी है? मुझे तो नहीं लगता है कि चाहे आर्थिक स्तर पर आप देख लीजिए, सामाजिक स्तर पर देख लीजिए, आप बिल्कुल आर्थिक सुधारों की बात की जा रही है, विकास दर की बात की जा रही है, इन सभी पहलुओं पर आज चर्चा होगी। और इस मीटिंग में क्या निर्देश पीएम मोदी की ओर से दिए जाते हैं, क्या सुझाव उनके सामने आते हैं, इस पर हम चर्चा आगे भी करेंगे। राजलक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है। राजलक्ष्मी जी, अभी तक तो चर्चा हो रही थी कि मानसून सत्र से पहले कैबिनेट रिशफल होगा, लेकिन उसके बीच में पीएम मोदी ने बड़ी बैठक बुलाई है नौकरशाहों की। क्या लग रहा है आपको कि क्या आज होने वाला है? नमस्ते वंदना जी, और आज बहुत ही अहम बैठक होने वाली है। और इसमें ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी का जो है वो फोकस, वो अभी पिछले कई वर्षों से वो विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं। तो फिर उसी दृष्टि से वो बहुत सारे अभी उन्होंने कहा है कि ये रिफॉर्म्स के प्रति उनका जो है वो फोकस होने वाला है।
और ये केवल जैसे आर्थिक रिफॉर्म्स नहीं बल्कि सामाजिक रिफॉर्म्स की दोनों दृष्टि से उनका जो है वो फोकस होने वाला है। और प्रत्येक जो डिपार्टमेंट है, प्रत्येक मिनिस्ट्री का उनका प्रेजेंटेशन होने वाला है। प्रत्येक मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज जो है वो प्रेजेंटेशन वगैरह करेंगे, तो परफॉर्मेंस रिव्यू भी होगा। और वो बहुत सारे ऐसे इश्यूज होंगे जहां पर उनको कुछ इश्यूज में ऐसा लगेगा कि जैसे कोई भी अगर समझे मंत्री पद उनको फेरबदल करने की आवश्यकता लगी उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो उनका ऐसा होता है कि वो जैसे उनका एंटी इनकम्बेंसी जो है उसको काउंटर करने का उनका एक आसान तरीका ऐसा होता है कि कुछ भी कोई भी मिनिस्ट्री हो या कोई भी पद हो वो उसमें फेरबदल करते हैं, और जो लोग हैं उनको वैसे अपमानित न करते हुए उनको जैसे संगठन की कोई अच्छी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। तो ये भी है जो है, और भाजपा में ये सब होता रहता है। ऐसा अन्य पक्षों में अगर आप देखें तो ऐसा होता है कि भले वो परफॉर्म करे ना करे, उनकी जो राजनीतिक जो उनकी जो संतुलन होगी उसको दृष्टि में रखते हुए उनको पद या कोई भी जिम्मेदारी देनी पड़ती है। तो भाजपा और खास करके एनडीए में ये ऐसा नहीं होता है। अगर उनको लगता है कि कोई भी व्यक्ति कोई और काम ठीक से कर पाए या कोई भी विषय में उनको परफॉर्मेंस कम लगे, तो फिर वो उनको उधर फेरबदल कर देते हैं। और मैं खास करके एक बात बोलूं, मैं अभी सुन रही थी तो देखिए ऐसा है कि 2014 से लेकर आज तक जो है हमारी जो जीडीपी है उसमें बढ़त हुई है। 2 ट्रिलियन डॉलर्स से आज हुआ है 4.15 ट्रिलियन डॉलर्स का जो है बढ़त हुआ है जीडीपी में। और आपको ये भी पता होगा कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उन्होंने भी कहा है कि हमारी जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और हमारा जो है अभी पिछले वर्ष की तुलना में कर्ज भी बढ़ा है, लेकिन वो भी चिंता का विषय है। हाँ। लेकिन हाँ, उनका ये भी है कि अगर जो हमने खुद भारतीय सरकार ने जो खुद के लिए एक गोल रखा है विकसित भारत 2047 के लिए, अगर उसको अचीव करना है तो फिर 8 के ऊपर होना पड़ेगा ग्रोथ रेट। तो ये ग्रोथ रेट कैसे हम अचीव करें, ये इसके ओर जो है थोड़ा सा फोकस रहेगा। और मुझे एक और चीज बहुत अच्छी लगी कि सभी जो डिपार्टमेंट्स है, सभी जो मिनिस्ट्रीज है, उसको ओवरलैप करके देखा जाता है अभी कि ये गति शक्ति मिशन जो है उसमें ऐसा है कि प्रत्येक मिनिस्ट्री इंडिपेंडेंटली मतलब वो अलग अलग ना होते हुए वो क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ में, जैसे पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, रोड्स एंड रेलवेज हो, ये सभी जो है एकत्रित होके इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सब जो है, तो ये ऐसा नहीं होता कि एक मिनिस्ट्री अपना काम कर दे और फिर कहे कि अच्छा ये तो वो उस मिनिस्ट्री का काम था। तो प्रत्येक मिनिस्ट्री को पता रहता है कि दूसरी मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है, तो उसके साथ में वो ओवरलैप करके वो जो है वो एक फाइन प्रिंट, एक ब्लू प्रिंट, एक मास्टर प्लान इनका जो है वो एकत्रित होके देख सकते हैं। तो ये जो है गति हर एक प्रत्येक इसको मिल जाती है। तो फिर उनको क्या है कि इसमें गति मिलनी चाहिए प्रगति को। बिल्कुल, तो ग्रोथ रेट का जब यहाँ पर जिक्र हो रहा है, आप कह रही हैं कि 8% कम से कम होना चाहिए, क्योंकि विकास दर 2025-26 की यहाँ पर नवीन जी 7.7% रही है। इसे बढ़ाने की बात यहाँ पर हो रही, कैसे गति दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं कि कारोबार लोगों का बढ़ाने के लिए सोचा जा रहा है और युवाओं को रोजगार की बात हो रही है, तो क्या लग रहा है आपको कि ये रूपरेखा फिलहाल 2029 की तैयार हो रही है, भले ही विजन 2047 का है? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए ऐसा है, राजनीतिक दल की जब सरकार है, और भारत में हमेशा आजादी के बाद से राजनीतिक दलों की सरकार रही है, हाँ। उसमें चुनाव को केंद्र में रख के ही योजनाएं बनाई जाती हैं। इसको कोई भी कहता है कि नहीं साहब हमने तो राष्ट्र प्रथम रखा है और चुनाव सेकेंडरी लिया, ऐसा नहीं है। हर सरकार, चाहे आप किसी भी पार्टी की रही हो, पर्टिकुलरली भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस में भी, अन्य सरकारों में भी यही रहा है कि उन्होंने चुनाव को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाई है और उसका उनको लाभ भी मिला है। तमाम बार हम लोगों ने देखा। एक और विषय है इससे अलग, प्रश्न ये है कि भारत की वर्तमान स्थिति विश्व के सामने क्या है। अभी हम सुन रहे थे कि साहब ये डेवलपमेंट हो गया और ये गति शक्ति फलाना ढिमाका, हंगर इंडेक्स के अंदर हम 113 नंबर पर हैं विश्व के अंदर।
ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है भारत के लिए। कर्जा हम पर निरंतर बढ़ता जा रहा है। हमारी जो अपनी करेंसी है वो डिवैल्यूड डे बाई डे हो रही है। इसको रोकने की जरूरत है। आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत शानदार रिसोर्सेज बहुत है आपके पास में, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका आज भी कंप्लीट नहीं है। आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दीजिए। जब तक आप ये नहीं करो, इसके लिए पर्टिकुलरली एक जिला या एक राज्य की जरूरत नहीं है कि आपने मुंबई में बड़े इंडस्ट्री लगा दी है, नोएडा में लगा दी, हो गया विकास। आपको रूरल इंडिया को फोकस करना ही पड़ेगा। 80% भारत ग्रामीणों में रहता है, गांव में रहता है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जब तक उद्योग लेकर नहीं आएंगे, कृषि से संबंधित उद्योग लेकर नहीं आएंगे, आप अन्य इस तरीके के सेवा क्षेत्र के उद्योग लेकर नहीं आएंगे, आप कैसे इकोनॉमी को आगे बढ़ा पाएंगे? केवल बड़े उद्योग बाहर से निवेश लाके आप बढ़ा लेंगे, ये संभव नहीं है। आपको बड़ा चिंतन जमीनी धरातल पर करना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको आती है शिक्षा नीति। वंदना जी, शिक्षा नीति में आपको बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, तकनीकी शिक्षा पर फोकस करना पड़ेगा। और एक और चीज इसके अलावा है, जो 2014 से जो 2026 के बीच 12 साल की हम लोग बात करते हैं, इसमें रिकॉर्ड तोड़ पेपर लीक हुआ है। असफलताएं बहुत हुई है सरकार की, ये स्वीकार करना पड़ेगा। ये लीकेज आप कैसे बंद करेंगे? अपने देश के अंदर छोटी छोटी चीजों को अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मिनिस्टर आपसे हटाए नहीं जा रहे हैं, अगर कोई इनकेपेबल मिनिस्टर है हटाइए ना, दूसरे को लाइए भाई। अच्छा, खबरें तो आ रही हैं नवीन जी, खबरें आ रही हैं कि भाई बदले जाएंगे ऐसे मंत्री जिन पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये भी खबरें चल रही हैं कि कई बार लिस्ट बन चुकी है, नाम बदले जा चुके हैं। हालांकि बीजेपी की गोपनीयता पर कोई शक नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक वो ना चाहे चीजें बाहर नहीं आ सकती हैं। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए वंदना जी, दुनिया जानती है 2-3-4 मेन मंत्रालय हैं। धर्मेंद्र प्रधान का हटना तय है, अश्विनी वैष्णव का हटना तय है, जयशंकर प्रसाद का हटना तय है। ये लगभग जयशंकर सॉरी, इनका हटना लगभग तय है। ये आप मान के चलिए कि देखिए, ऐसा नीतीश कुमार को एकोमोडेट करना है तो एक प्रीमियम मंत्रालय उनको देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। उससे नीचे बात बनने वाली नहीं है। हो सकता है कोई बड़ा चेहरा भी एडजस्टमेंट कहीं किया जाए, मैं नाम नहीं लूंगा। इसी तरीके से 20 सांसद जो टीएमसी से आ रहे हैं, आपको उनको भी एकोमोडेट करना है। तो वो भी कहीं ना कहीं, पंकज चौधरी का भी इस्तीफा होना है वित्त राज्य मंत्री पद से, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। तो इस तरीके के कई सारे चेहरे हैं। मैं समझता हूँ हर्ष मल्होत्रा है, रवनीत सिंह बिट्टू है, उन्हें पंजाब की जिम्मेदारी दी जा सकती है। रवनीत सिंह बिट्टू है, यस, इन लोगों के मंत्रालय जाने तय हैं। इसके अलावा एक चीज और चाहिए भारत सरकार को, मेरा निजी विचार है कि आप इन मंत्रालयों के बीच में जो पीएमओ कोऑर्डिनेट करता है, पीएमओ और इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन मंत्रालय बना दीजिए ना। जो डिसेंट्रलाइज व्यवस्था देखिए कि अगर एक कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन होने जा रहा है, एक पर्टिकुलर आपने एसडीजेड डेवलप घोषित कर दिया, तो उसके लिए ये सारे मंत्रालय एक साथ कनेक्टेड हैं। किस तरीके से प्लान्ड वे में काम हो, आपका वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ मैन पावर बचेगा, वेस्टेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी बचेगा। तो एक ही बार में ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो आप जो गति शक्ति की बात हो रही है, ऑफिस एक ही बिल्डिंग में शिफ्ट किए जा सकते हैं, तो आप ठीक कह रहे हैं नवीन जी कि जब एक बिल्डिंग में सारे ऑफिस आ सकते हैं तो कामकाज और बेहतर ढंग से हो और तेजी आए। उसके लिए जरूरी है कि बीच में कोऑर्डिनेशन, एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए। राजलक्ष्मी जी, आप क्या सोच रहे हैं इस पर? और जो जिन चुनौतियों का जिक्र यहाँ पर किया है नवीन जी ने, कि आधारभूत जो सुविधाएं हैं, जिन समस्याओं का यहाँ पर देश में जिक्र हो रहा है, और इन सब के बीच वैश्विक चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। तो 2047 तक जब विकास का हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि कितनी तेजी से काम होना चाहिए और क्या समस्याएं हैं जिस पर सबसे पहले फोकस होना चाहिए? वंदना जी, सबसे पहले मैं वही फिर से दोहराऊंगी कि गति शक्ति मिशन जो है वो एग्जैक्टली वही है जो अभी नवीन जी बता रहे थे, कि वो प्रत्येक जो मिनिस्ट्री है उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन, वही बात है। वो उनका जो एक मास्टर प्लान है, वो उसको ओवरलैप करके देखा जाता है कि हमको जैसे अभी मैं एक उदाहरण आपको बताऊं कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके साथ में ऐसा है कि वो उसके साथ में मेट्रो, रेलवे, रोड्स, उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके साथ साथ में उधर पास में जो है वो प्लानिंग, कार्गोज, ये सब विषय जो है उसको एकत्रित करके उसको प्लानिंग किया गया। उसमें बहुत सारे मिनिस्ट्रीज जो है उसमें संबंधित जो जितने भी मिनिस्ट्रीज थे उन्होंने एकत्रित होकर काम किया। ये सब जो है, मैं आपको एक बात और बताऊं कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो होता था कि प्रत्येक मिनिस्ट्री अपने अपने हिसाब से सोचती थी और फिर जो है
वो एक दूसरे पर जो है वो बता देते थे कि ये हमारा काम नहीं है, वो उस मिनिस्ट्री की वजह से ऐसा हो गया। अभी जो है ये इसी सबको ध्यान में रखते हुए ये गति शक्ति मिशन, ये एक इनिशिएटिव अभी नहीं, अभी कई वर्षों से चल रहा है। तो ये जो है ये एक बहुत ही अहम मिशन है और उसी से जो है वो प्रगति को गति मिलती है। और अभी प्रधानमंत्री जी ने बहुत बार कहा है कि लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस। तो उनका जो है वही है कि जो जितने भी अभी जो कानून जहाँ पर जो आवश्यक न हो वो ब्यूरोक्रेसी कम हो उन सारे विषयों में, जो है जैसे परमिशंस लेने की आवश्यकता न पड़े, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग दोनों पे फोकस हो। और ये जो ग्रोथ है जो जैसे मैंने आपको कहा कि पिछले वर्ष जो 7.7 जो हमारा ग्रोथ रेट था अभी 7.8 है, तो जो है वो बढ़त तो है ही। और बावजूद इसके कि आज हम इतने सारे वैश्विक जो है परिस्थितियों में है, जैसे वो गल्फ ऑफ ये हॉर्मुज स्ट्रेट की जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उसमें पूरे विश्व में आप अगर देखेंगे तो प्रत्येक देश में ये पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो कम से कम 15% बढ़े हैं। हमारे देश में वो हमारा एक्चुअली इतना डिपेंडेंस होते हुए भी हमारा जो है वो इतना बढ़त होने के बाद भी 7 से 8% से ज्यादा नहीं बढ़ा है। और देखिए उन्होंने ये जो है ये ऐसे किया कि वो उनकी जो ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज थी उनपे भी उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन डाला हुआ है और उनको नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने उन पर एक रिस्ट्रिक्शन डाला था कि आप इसके दाम नहीं बढ़ा सकते। और एलपीजी के लिए भी बहुत सारे कठिनाई से, बहुत सारी डिप्लोमेसी के साथ, बावजूद इसके कि हमारे अच्छे संबंध हैं इजराइल के साथ में भी और अमेरिका के साथ में भी, हमने ईरान के साथ में भी ये जो एक डिप्लोमेसी के चलते वहां से हमारे जहाज लेकर आए। तो ये जो है ये मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है, ये डिप्लोमेसी है। और ये जो डिप्लोमेसी अभी भी जो सेशन से आए वो उसमें उनका जो है वो मैरीटाइम डिप्लोमेसी मतलब नेवल डिप्लोमेसी, ये सब जो है ये पूरी विश्व में मुझे लगता है आज हमारा स्तर बहुत ही बड़ा हुआ है। वो पहले के तुलना में जो हम वो जो अगर दो देश आपस में भी लड़ रहे हो लेकिन हमारे दोनों के साथ में अच्छे संबंध है, हम किसी के बीच में आते भी नहीं हैं, लेकिन हमारा जो स्तर ऐसा है कि हम दोनों को समझा सकते हैं कि आप जो है पीस जो शांति वार्ता करें और उस पर फोकस करें। अभी के परिस्थिति में भी ऐसा है कि हम इजराइल के साथ में भी बात कर सकते हैं, अमेरिका के साथ में भी बात कर सकते हैं, ईरान के साथ में भी। तो मुझे लगता है कि हमारा डिप्लोमेसी भी अच्छा है, हमारे पॉलिसीज भी अच्छे ही चल रहे हैं और जो है प्रयास और जो इंटेंशन है, पॉलिटिकल विल जो है, और हमारा ऐसा भी है कि इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी अगर आप देखें तो पहले आप सोचिए कि जो मुंबई में जो 26/11 हुआ था उसके बाद में हमारी ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि पॉलिसीज पहले से बेहतर हुई है, जो हमारे नीति नियंता है वो उस पर चर्चा भी करेंगे आज, क्योंकि जब ये बैठक होगी तो जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर भी समीक्षा की जाएगी। जी जी, एक और बात मैं कहना चाहूंगी, आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारा जो है मेक इन इंडिया नवीन जी और आत्मनिर्भर भारत के चलते न सिर्फ हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं लेकिन हम बहुत सारे देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, जो मुझे लगता है कि पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। और ये जो है मुझे लगता है, और ऑपरेशन सिंदूर में हमने दिखा दिया कि हमारी क्या क्षमता है, हमारी जो खुद की जो हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थी और हमने जो जितने भी हमने अच्छे प्रोक्योरमेंट भी किए हैं। ठीक है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और पूरी दुनिया देख रही है कि भारत की क्या ताकत है, भारत में कितनी क्षमता है और किस कैपेसिटी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। नवीन जी, इन्हीं सब परफॉर्मेंसेस को लेकर भी समीक्षा होगी, आगे की रणनीति भी तय होगी। क्या आपको लगता है कि सरकार इस वक्त रिजल्ट और डिलीवरी पर पूरा फोकस बनाए हुए है? नहीं, सरकार का फोकस नारेबाजी, भाषणबाजी और नैरेटिव सेट करने से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, आप आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया लेकर चले थे। मेक इन इंडिया का जिक्र अपना प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, ना भारत सरकार के कोई मंत्री करते हैं। आत्मनिर्भर भारत के आपने बड़े बड़े गीत गाए, ओएनजीसी की स्थिति क्या कर दी, कहां लाके आपने खड़ा कर दिया। आपको ये मालूम है कि पूरा विश्व आज की तारीख में बारूद के ढेर पर बैठा है, स्थितियां विषम है, कोई भी देश कभी भी आपस में लड़ेंगे। रूस यूक्रेन लंबे समय से चल रहा, हम लोग तो ये मान के चल रहे 10 दिन में निपट जाएगा ये। ईरान का भी यही समझा जा रहा था लेकिन लंबा चला और अभी भी वहां तनातनी है।
ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ माहौल हो गया है। तो आपकी तैयारी क्या है? अब आपके पास समय है कि आपको जाग जाना चाहिए, आपको अपने नहीं, रिसोर्सेज के लेकिन ऊपर इन सब उनको चुनौतियों implement के बीच करके जब लगातार ये कहा जा रहा था कि आर्थिक तूफान आ जाएगा, ये हो जाएगा, विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन वैसा कुछ तो नहीं हुआ ना, स्थितियां संभल गई। नहीं, आप एक चीज देखिएगा, स्थितियां कहां संभल गई? कौन सी स्थिति संभाल ली है इन्होंने? अपीलें प्रधानमंत्री जी को करनी पड़ रही हैं, तेल का इस्तेमाल कम करो, खाने वाले का सोना कम खरीदो, जो चांदी पाबंदियां कम खरीदो, नवीन जी ये सब लगाई गई थी वो तो प्रधानमंत्री अब को बोलना। खोल दी गई अरे है ना, पाबंदियां पाबंदियां लग हटा गई, दी गई। तो मैं वही कह रहा हूं, हाँ। मैं वही कह रहा हूं कि इसका मतलब है कि आपकी जो पॉलिसीज है वो सुपर फ्लॉप साबित होंगी। दूसरी एक और चीज मैं कह रहा हूं, अभी फॉरेन पॉलिसीज की बात हो रही है। भारत की फॉरेन पॉलिसी तय कौन कर रहा है? अमेरिका। और ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं कि मार्को रूबियो आते हैं, वो तय कर देते हैं कि आगे वेनेजुएला के राष्ट्रपति आएंगे और बात करेंगे, डील करेंगे। हु इज मार्को रूबियो यार? इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के विदेश मंत्री तय करेंगे। विदेश मंत्री के जो कार्य है वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं पूरे विश्व में घूम घूम के। आप पता नहीं कौन से नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, क्या बोले जा रहे हैं। मुझे तो एक चीज बड़ी सिंपल, सीधी, सरल समझ में आती है कि आपके 12 साल का जो कालखंड है, इस कालखंड में बताइए कितने लोगों को आपने रोजगार दिया, कितनी इंडस्ट्री आपने डेवलप कर दी, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ा दिया है भारत का, कितने सर्विस सेक्टर में आपने लोगों को आगे बढ़ाया है। कुछ है ही नहीं। केवल आप कागजों पे बोलते रहिए, भाषण देते रहिए कि ये प्रधानमंत्री मोदी का ये विचार है, प्रधानमंत्री मोदी का जब वो काम विचार। नहीं सारे हुआ विचार नवीन बहुत जी, अच्छे तो हैं। फिर ये समीक्षा किस जमीनी बात की होगी? धरातल पर तो कुछ हो ही नहीं ना। काम जमीनी हुआ धरातल होगा पर तभी तो सच्चाई परफॉर्मेंस पे उलट है। समीक्षा हो रही है नवीन जी। अब समीक्षा करने आ रहे हैं, 2 साल बाद आपको चुनाव में जाना है। 29 में चुनाव है जून के अंदर। ठीक। अभी उत्तर प्रदेश के बड़े चुनाव होने हैं, तो आप तो चुनाव की तैयारियों में लगे हुए और आप अपने राजनीतिक बैसाखियों को मजबूत करने में लगे, क्योंकि भाई अभी 2 बैसाखियां, 2-3 और ये आ गए हैं, इनको भी अकोमोडेट करना है। तो ये सब राजनीतिक समीकरण साधने में आपकी कवायद ज्यादा हो रही है। देश के हित में जो काम होने चाहिए उनकी तरफ ठीक आपका है। केवल भाषण ठीक है, राजलक्ष्मी जी आपके बोलना चाह रही narratives हैं। हैं, ठीक आपकी है। जमीनी धरातल की सच्चाई ठीक है अलग नवीन जी, राजलक्ष्मी जी बोलिए आप। जी देखिए, ऐसा है कि हमारी जो है पूरी तरीके से डिफेंस की तो तैयारी है ही। कोई हमारे ऊपर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि अमेरिका ने कोई भी विषय में हमारे ऊपर कोई भी डोमिनेशन किया। अगर ऐसा होता तो हमारा उनके साथ में ट्रेड डील बहुत पहले साइन हुआ होता। वो तत्पर है, वो उत्सुक है कि हमारे साथ में ट्रेड डील हो, लेकिन हमने किया नहीं, क्योंकि हम हमारे देश हित को दृष्टि में रखते हुए हमने आज तक ट्रेड डील नहीं किया है। वो चाहते हैं कि ट्रेड डील हो, लेकिन हमने नहीं किया। तो देखिए, ऐसा है कि अमेरिका ने जितना भी बोला होगा, हम रशिया से तेल पहले भी खरीदते थे, आज भी खरीदे हैं और आगे भी खरीदते रहेंगे। ये बार बार बोला गया है प्रत्येक मिनिस्ट्री से। एस जयशंकर जी ने भी बोला है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने भी बोला है, हर एक ने बोला है कि हमारा राजलक्ष्मी जी, फिर वेनेजुएला दूसरे नंबर पर कैसे आ गया तेल सप्लाई में? जी क्या मुझे सुनाई नहीं दिया? क्या वेनेजुएला से फिर इतना तेल क्यों खरीदा गया? अगर हम रशिया से खरीद रहे थे फिर यह संकट ही नहीं आता, प्राइस नहीं बढ़ते। जी देखिए, ऐसा है कि हमारा पहले जो है, हम 23 देशों से हम तेल खरीदते थे, लेकिन अभी की परिस्थिति देखते हुए हमने क्या किया कि डाइवर्सिफाई किया, कि हम अभी कम से कम 45 देशों से हम तेल खरीद रहे हैं। क्योंकि अगर समझे कहीं पे भी संकट हो तो ऐसा नहीं हो कि हम वहां पर अटक जाए। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा एक सुझाव था और ऐसा ही किया गया। तो इसी वजह से आज है कि हम आज अटके हुए नहीं हैं। आप देखिए कि हमारे आजू बाजू के जो देश है, वहां पर आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज बंद हो रही हैं और उनको घर से बाहर निकलने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की जो है पेट्रोल पंप बंद है। आज हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जैसे मैंने आपको बोला कि 7 से 8% केवल बड़े हैं दाम, जबकि बड़े बड़े समृद्ध देशों में आपने देखा होगा कि 15 से 20% कम से कम दर बढ़ गए हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। हमने उसका जो है रिस्ट्रिक्शन रखा है कि हम इससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन ये ठीक है, आर्थिक सुधारों को लेकर जो कदम उठाए गए हैं, विकास दर कहां अभी है और कहां पर पहुंचनी है, इसको लेकर भी समीक्षा आज होने वाली है। इस पर चर्चा होगी और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से क्या मंत्र दिए जाएंगे उस पर भी नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल के इस चर्चा में इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।